जी हाँ, हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस में सभी को स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स लेसन नंबर 1 का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है लेसन नंबर 1 में। तो उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मात्र ज़्यादा नहीं, 8 प्रश्न ही पढ़ने वाले हैं। और वो प्रश्न सब्जेक्टिव का रहेगा, है ना। वो प्रश्न सब्जेक्टिव का रहेगा। कितना प्रश्न? 8 गो। आज हम लोग 8 VVI प्रश्न ऐसे पढ़ने वाले हैं जो इन्हीं 8 में से 3 प्रश्न है, जो कि आएगा बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में। जो बच्चे देंगे एग्जाम 2025 में, ये 8 गो में से 3 गो आएगा। इतना विश्वास है, अब विश्वास कीजिए, उम्मीद है ना। ये 8 में से 3 आएगा ही आएगा, बशर्ते ढंग से पढ़ लीजिएगा तब, है ना। अब अगर खाली वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो बिहार बोर्ड में आएगा तो वहाँ कितना समझ लीजिएगा। इसलिए पहले आपको समझना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा बोर्ड में कि नहीं, इस कहीं न कहीं वाला बात सर बोल रहे थे और इस वीडियो से 8 में से 3 आया है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, इसके चलने से पहले कुछ इसमें मोटिवेशन बात है जो कि आप ही लोग के लिए है ना। तो आइए पहले हम उसको सुनाते हैं। तो देखिए, इसी के ऊपर में एक बात होता है। देखिए, एक बात इसमें क्या है ना, इसके क्योंकि देखिए, हर बिना मोटिवेशन के कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं किसी से मोटिवेशन है। अब कोई काम अगर कर रहा है, अगर कोई बच्चे जैसे आप ही लोग कोई पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कोई बहुत काश की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत कम पढ़ाई कर रहा है, कोई 100 की ही पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई बम्बे में कमा भी रहा है। लेकिन जो पढ़ाई जो कर रहा है, दिन रात तो मेहनत कर, तो कहीं ना कहीं किसी को देख कर मेहनत कर रहा है ना। कहीं ना कहीं किसी को देख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं दूसरा सुख क्या है ना, मोटिवेट है। तो बिना मोटिवेट के कुछ होता नहीं, इसलिए अपने आप में भी क्या होना पड़ता है, मोटिवेट रहना पड़ता है। नेगेटिव रहेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मोटिवेशन। देखो, इसमें एक बात आता है कि हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो। देखिए, आप पहले ही मान जाइए कि हमको फेल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। हारने और जीतने से बिल्कुल डरना नहीं है। पहले आपको मेहनत करना है ना, कि पहले क्या करना है, मेहनत करना है, थोड़ा सा उसमें इंतजार करना है कि बिहार बोर्ड कब आएगी एग्जाम, है ना। कहता है कि हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो, कुछ पल के सुकून को तस्वीर ना करो, है ना। जब तक नशा है जुनून का, जब तक नशा है जुनून है, कुछ कर गुजरो वे वजह कीमती वक्त को बेकार ना करो। देखिए, बात सही है। अगर आपके पास जब भी अगर मान करे जो जुनून, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी पढ़ने का मन बहुत करता है, बहुत करता है, तो कोई कोई लोग दिन का रात भर पढ़ता है। कभी कभी मन ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है। कभी कभी मन, जैसे कि कभी कभी हमको भी बहुत मन करता है कि बहुत पढ़ाने का, पढ़ाते भी हैं। लेकिन अगर जैसे जब मन करता है बहुत मन है पढ़ाने का, लेकिन कभी कभी मन करता है कुछ भी नहीं पढ़ाने का। ऐसा होता है। जैसे कि आप लोग के कभी कभी कोई कोई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो कि वो दिन रात पढ़ता होगा, लेकिन हाँ, उसको बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। 4 दिन पढ़वे करेगा, फिर बिखर जाएगा वो, फिर पढ़ेगा ही नहीं, फिर और मिलेगा खुच्चा होने से, तब पढ़ेगा होने से। तो ऐसा होता है। इसलिए जीवन में उतना भी नहीं पढ़ना चाहिए, मीडियम भर। मेरा कहने का है कि आप 2 घंटा रोज पढ़िए, वो सही है, बट एक दिन में 12 घंटा मत पढ़िए, मेरा वो कहना है। क्योंकि जो आप पढ़ेंगे ना 12 घंटा, एक दिन पढ़ेंगे 12 घंटा, 2 दिन पढ़ेंगे 12 घंटा, लेकिन तीसरा दिन में 1 को घंटा नहीं पढ़ेंगे आप। कभी कभी स्थितियाँ ऐसी भी जाती है। इसीलिए रोज वही पढ़ता है जिसका टाइमिंग नहीं, कारण हमको 1 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है। लेकिन कोई कोई विद्यार्थी 8 घंटा पढ़ता है, 10 घंटा पढ़ता है, लेकिन दूसरा दिन पढ़वे नहीं करता है, एक दिन में पढ़ करके बिखर जाता है वो। इसीलिए 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। बात समझ में आ रहा है इस तरीक़ा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे भी एक ज़बरदस्त शायरी है ना, उससे भी देखिए आप मोटिवेट हो सकते हैं। देखिए, बात ये आता है ना, देखिए बात ये इसमें लिखा हुआ है भाई, इसमें यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक होगा। देखिए, ठीक है। देखिए, बात इसमें एक आता है बाबू, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, है ना। मेहनत मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्योंकि पता है कि सफलता शोर मचाने से पहले आपके अंदर मेहनत होना चाहिए, है ना। क्योंकि सफलता शोर मचाना बहुत आसान बात नहीं, बहुत हार्ड बात है। और वो हार्ड सफलता में नहीं है, वो हार्ड मेहनत में
है ना। सफलता हम नहीं कर सकते, मेहनत में हार है, क्योंकि जैसा आप मेहनत करेंगे आपको सफलता वैसा ही मिलेगा। इसलिए बात है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसलिए ना आप लोग के बार बार हम सिखाते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए और इतना मेहनत कीजिए कि आप ही लोग का एक दिन नाम पूरा बिहार में गूंजे। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे ना कि वो टॉप हो गया तो ये टॉप हो गया, तो कैसे हो गया, तो बस मेहनत से ही तो होता है। तो उसकी मेहनत ने क्या क्या सफलता शोर मचा दिया। तो आप लोग और भी ऐसा सोचें और ऐसा सोच करके कहीं एक लिस्ट में कहीं कोई कागज में लिख करके साट दीजिए और उसको रोज पढ़िए। उसको रोज जब पढ़ेंगे ना, रोज पढ़ने का मतलब होता है कि आप उसे रोज फॉलो कर रहे हैं, और रोज जब फॉलो जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट बन चुका है। और टारगेट को दुनिया को वैसा हाई नहीं जो कि आपको तोड़ सकता है। बस उस टारगेट के लिए आपके अंदर मेहनत होना चाहिए। जब आपकी रहेगी मेहनत, दुनिया को कोई भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए टारगेट बनाइए टॉपर का, और वो टारगेट 485 के बनाइए। बस समझ में आ रहा है, 485 का। देखिए टारगेट अगर बनाएंगे तो 485 से कम नहीं और 485 नहीं, 485 से प्लस कर जाएगा। लेकिन हाँ, उस जो टारगेट जो बनाए हैं वो टारगेट के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तब, है ना। मेहनत नहीं करके अगर टारगेट को अगर ऐसे बना लेंगे तो भी बहुत बड़ा दिक्कत है ना। इसीलिए जहाँ पे या जिस रूप में पढ़ते हैं टारगेट को बना लीजिए। आपका लक्ष्य क्या है, कितना लाना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, कितना घंटा मैथ पढ़ना है, कितना घंटा साइंस पढ़ना है, पूरा रूटीन बना करके और जहाँ पे पढ़ाई करते वहाँ पे सामने में साट दीजिए। और उस पर आप एक दिन में 2 बार नज़र को जरूर डालिए, क्योंकि आपकी लक्ष्य यही है। अब घर को काम कर देने से आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगा, क्योंकि घर में काम सब दिन रहता है, ठीक है। तो घर को काम करने से, रोटी बनाने से आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगा। इस बात को लेकर जान लेंगे, क्योंकि आपकी लक्ष्य है टॉपर बनना। आप बनाइएगा रोटी, कहिएगा टॉपर बन जाएंगे ना, तो आप रोटी नियन घूमते रहिएगा इसी बिहार बोर्ड में। बात समझ में आ रहा है, जैसे रोटी कैसे घूम कर गोल बन जाता है, वैसा ही आप गोल बन जाएगा रोटी, बट आपको गोल पूरा कभी नहीं होगा जब कोई सोच रखे हैं। इसलिए पूरी तरीके से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए देखिए, जो हम आपको बात कर रहे थे, देखिए बात एक कर रहे थे ना लेसन नंबर 1 फिजिक्स में। अब आइए आपकी मेन पॉइंट है ना। अब आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न है VVI, है ना जी। देखिए प्रश्न है, पूछा है ये सब, ठीक है। कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का सचित्र वर्णन करना है, सचित्र वर्णन करना है। आज हम लोग इसको पूरे तरीका से जानेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं एकदम अच्छे तरीका से। देखिए उत्तर में कहता है कि एक प्रकाश की किरणें, मतलब कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के उपरांत, है ना, आपतित माध्यम मतलब निर्वात में ही लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे कि बात कर रहा है, देखिए समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कोई सतह है, ठीक है, और इस पे क्या है ना, आपतित किरण सतह पे आई, इसको नाम है आपतित किरण। आपतित आपतित किरण, है ना। ये किरणें आई और सतह से जो टकरा कर जो जाएगी, जिस माध्यम से आई ना उसी माध्यम में जाएगी, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण कहलाएगा जी, परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना। अब देखिए बीच में जो होगा ना वो क्या रहेगा, अभिलंब। बीच में क्या है जी, तो बीच वाला जो होगा वो होगा अभिलंब, है ना। अब आपको हम आगे बताएंगे ये भी, है ना। इसका हम लोग ये पूरा आगे जानेंगे, ठीक है। अभी इसमें जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, नियम हम लोग इसको जानेंगे। बट अभी हम लोग को इतना खा जाना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो बोलना है कि जब प्रकाश की किरणें, है ना, किसी सतह से, सतह है तो किसी सतह से कुछ वो टकराया, और टकराने के उपरांत क्या हुआ कि आपतित किरण माध्यम मतलब निर्वात में कुछ हुआ, लौट देखे यही वाला किरणवा कुछ हुआ, फिर लौट गया, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में कुछ हुआ, लौटा तो कुछ कहेंगे परावर्तित किरण। लेकिन किरणें आई या प्रकाश से टकराई, टकराने के बाद लौटी तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। नहीं नहीं प्रकाश बोले थे का, नहीं नहीं, देखिए अगर प्रकाश बोले हैं तो फिर रॉन्ग है बोला, ठीक है। देखिए बात ये है इसमें ना कि जब प्रकाश की किरणें मतलब
जब प्रकाशीय किरण थी दर्पण से कुछ होगा, टकराएगा, और टकराने के बाद जिस माध्यम से प्रकाशीय किरणें आ रही थी ना, उसी माध्यम में क्या होगा, फिर वो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे जानेंगे इसको, आगे हम लोग पूरा जानेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितना नियम पढ़ना है, दो नियम पढ़ना है। आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पूरा खुलासा हम लोग जानेंगे कि क्या होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम में। आपको यहाँ से एक पॉइंट जानेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है ना कि ये जो है एक समतल दर्पण लिए हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिए हैं, यहाँ पे क्या लिए हैं ना, एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। क्या है ये, समतल दर्पण है। आप देखिए यहाँ से क्या है कि टॉर्च है, टॉर्च, टॉर्च है ये क्या है, टॉर्च। टॉर्च से क्या निकाल रही है, प्रकाश। टॉर्च से क्या निकल रही है, प्रकाश। देखिए टॉर्च है, टॉर्च से क्या निकल रही है, प्रकाश। और प्रकाश निकाल के कहाँ आ रही है, समतल दर्पण में टकरा रही है वो। तो जो प्रकाश जो आ रही है टॉर्च से किसी सतह पर, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे उसको, आपतित, आपतित किरण, है ना। आपतित, आपतित किरण, ना ले ले लियो सवेरे। एगो बात आता है नहीं, दूसरा के चक्कर में कुछ होता है, इंसान चकरा जाता है दूसरा के चक्कर में। इसलिए अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, है ना, है ना जी, अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। चलो अपना दिमाग लगाते हुए चलना है, दूसरा दिमाग बहुत कम यूज करना है ना। देखिए प्रकाश क्या हुआ, ये कौन प्रकाश है, ये कौन किरणें हैं, आपतित किरण। ये कौन किरणें हैं, ये आई कहाँ, समतल दर्पण पर, और कहाँ टकराया जी, समतल दर्पण से। और टकराने के बाद क्या हुआ, फिर वो किरणें जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में देखिए लौटी ना वापस। इसको नाम को जी, ये कौन किरणें हैं, परावर्तित किरण। नाम क्या है ना। आपको पता है ये वाला भी आता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराती है उसे क्या है, और टकराती है भी किसी सतह पर, कुछ हुआ वो टकरा, अच्छा पढ़ने वाले किरणें को, है ना। क्या बोले हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर कुछ होता है, पड़ता है, क्या होता है वो, पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। लेकिन सवाल है कि परावर्तित किरण क्या है। तो बोलेंगे कि किसी सतह से टकराकर लौटने वाली प्रकाश के किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे बात यह है, देखिए अब है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके बीच में ही क्या है ना, अभिलंब बनता है। क्या बनता है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब है। तो अगर बात होता है कि अभिलंब क्या है, तो बोलना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, है ना, खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं, है ना। अब देखिए बात ये भी आता है, देखिए यहाँ जो कोण जो बन रहा है, कोण आई बन रहा है, आई कोण आर है ना जी। ये कोण आई, अभी कोण आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और कोण आर को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण है, अभी क्या है, आपतन कोण है। अब देखिए इसमें सवाल आता है, हाँ दूसरा नियम बताएंगे आपको हम आगे, ठीक है, अभी बताएंगे। आपतन कोण क्या है, तो बोलना है कि आपतित किरण, देखिए ये ना, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, है ना, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। गुस्सा हो जाता है, गुस्सा आ गया ना, ओ देखिए बात इस, देखो बता देते हैं। आपतन कोण एक होता है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या है, तो बोलना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को
आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। एक होता है परावर्तन कोण, तो बोलना है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसा कि इसमें है ना, जैसा कि इसमें दिख रहा है ना, दिख रहा है। देखिए ये वाला है ना, क्या हो रहा है इसमें, देखिए ये वाला है, ये देखो, ये तो अभिलंब है। अब ये क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण। तो आप देखिए, आपतित किरण और विलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण बनता है ना, तो उसी को लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अब एक है, हाँ, आपतन कोण को सूचित करते हैं किससे, आई से। एक होता है क्या कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, मतलब कौन कौन बन रहा है, आर वाला कौन है, तो ये जो कोण जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, है ना। अब देखिए बीच में एक बात एक खड़ी होता है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन बिंदु होता है ना, यहाँ पे होता है, हाँ, आपतन बिंदु। कौन बिंदु है, देखिए यहाँ है ना, कौन बिंदु है। तो बात आती है कि आपतन बिंदु क्या है, तो बोलेंगे कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है या जिस बिंदु से टकराती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। या ऐसे भी कह सकते हैं ना कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें आपको सभी को सही पता होना चाहिए, आपतन बिंदु क्या है, तो परावर्तित किरण क्या है, तो परावर्तन कोण क्या है, तो अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है ना। हाँ खड़ा है ना वो, परावर्तित किरण का ये वाला, इसको ना, ये खड़ा को सिर्फ देखना है, खड़ा में तो 90 ही रहता है। हाँ यहाँ से, समतल दर्पण से। आप देखिए इसमें हमको देखना है, आप देखना है नियम को, है ना। इसमें क्या था ना, समतल दर्पण। आप देखो हमको इसमें पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। आप देखिए पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है कि आपतित किरण, है ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना आप लोग सभी को, ठीक है। हमसे पहले भाग जाता है। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु, तथा कुछ है आपतन बिंदु। हाँ अभी हम पर नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए ना गुण। क्या है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर हो, तीनों एक ही समतल पर हो तो क्या कहलाएगा, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन के, देखिए क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम बोलना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, है ना, ये सभी क्या हो, ये सभी क्या हो, तो एक ही समतल पर हो तो क्या कहलाएगा, प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम। अब सवाल आता है कि प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम क्या है ना कि आपतन कोण, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर से, ये देखिए है ना, आपतन कोण, ये कोणवा की बात कर रहा है, आई है ये कोणवा, आपतन कोण, कौन कौन है ये, आपतन कोण मतलब ये आई है, और ये क्या है, आर है, न बोले का, ओहो इन्हें लिखाता है, देखो ना यहाँ न लिखाता है, ये आर आगे क्या है, तो कौन आई बराबर कौन आर, आई कहने का मतलब आपतन कोण, आर मतलब, इसलिए बोल सकते हैं कि आपतन कोण के बराबर कुछ ही होता है, परावर्तन कोण होता है ना। तो वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो इसका निश्चित है, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ये थोड़ा सा नियम है, इसका ये नियम ये क्या है, नियम ने है, एक दूसरे के क्या है, बराबर में है, लेकिन ये खास देखिए देखिए इसका एक खास नियम है,
तो जो नियम है उसको क्या करना पड़ेगा? तो नियम के अनुसार फिर गलती हो जाएगा, लेकिन नियम में क्या है, कौन आई बराबर कौन आर। अब आइए देखिए, आपको हम जो बताए ना वही देखिए इसमें रहेगा, है ना। तो देखिए नियम है और नियम यहाँ पे दोनों है, तो इसमें देखना है कि नियम क्या है ना। तो देखिए पहला नियम दूसरा नियम सब यहाँ दे ले। देखिए पहला नियम है, यही बताएं वही है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में हो तो क्या कहलाएगा? प्रकाश के प्रथम का दूसरा नियम है, सॉरी पहला नियम है। दूसरा में है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण के, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण एक दूसरे को ही होता है, एक दूसरे के कोची होता है। जिसे कि देखिए यहाँ लिखा है ना, कोण आई बराबर कोण ये क्या है, एक दूसरे के ये एकर बराबर में हावी, है ना। तो यही है दूसरा नियम। अब आइए प्रश्न में बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर। कहता है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है? कहता है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न +1 आवर्धन का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज वास्तु के बराबर है। मतलब प्रतिबिंब का जो साइज है वो क्या है, वास्तु के बराबर है। मतलब जितना वास्तु है उतना क्या है, प्रतिबिंब भी है। तो साइज क्या है, इक्वल है। तथा आवर्धन का धनात्मक चिन्ह इस बात का घोतक है कि प्रतिबिंब वास्तु के क्या है, सापेक्ष में सीधा है। देखिए हाँ ना, सीधा मतलब क्या है, देखिए सीधा है तो क्या भाषित होगा ही होगा वो, और धनात्मक है ना अकोची है तो क्या बनेगा पता है? हाँ क्या बनेगा ना, आभासी प्रतिबिंब, आभासी, आभासी प्रतिबिंब। तो फिर उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सीधी सी है। जहाँ सीधा है वहाँ सीधा नहीं होगा, और जहाँ आभासी है वहाँ आभासी नहीं होगा, उलट जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला भी आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, हो गया ये वाला क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन आया है ना। ये लड़का है, आवाज़ नहीं करना है। कहता है अभिसारी समांतर अभिसारी के एंड से क्या समझते हैं? तो इससे पहले है ना कि एक प्रश्न बनता है, हम पढ़ाए थे, हम पढ़ाए होंगे कभी ना, कि प्रकाश, प्रकाश की किरणपुंज क्या है? प्रकाश की किरणपुंज क्या है, वो भी आता है, वही है प्रकाश का किरणपुंज क्या है, सवाल ये है। तो इसमें क्या है ना कि प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को, मतलब प्रकाश एक नहीं बात कर रहा है, प्रकाश एक नहीं, प्रकाश क्या है, बहुत सारा है प्रकाश। अच्छा किरण एक बात कर रहा है, सॉरी, किरण क्या है, एक नहीं अनेक है, इसलिए मतलब समूह में है वो, इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश के किरणों को समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं ना। और जैसे कि देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, तो वैसा ही है, प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो सेम तो है, फर्क खाली थोड़ा सा है, को बायोलॉजी अभी क्या है, फिजिक्स है ना। अब देखिए हमको इतना हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के किरण पुंज कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, अपसारी अभिसारी और समांतर किरण पुंज होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ तीनों को तीनों को क्या करेंगे, एक का करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, हम सिंगल कर करके पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए पहला में है, अरे यार कभी कभी क्या हो जाता है, तुमसे भी हम थोड़ा तेज लगता है। देखिए है ना, पहला है अपसारी किरणपुंज, जिसमें कहता है कि इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकालकर फैलती चली जाती है। देखिए इसमें बोलना है, अपसारी किरणपुंज में बोलना है कि वैसे किरणें जिसमें क्या होता है ना कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकाल कर और फैली चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखना है, देखिए ये वाला है ना यहाँ पे,
तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ से क्या होता है ना कि प्रकाश की किरणें फैली चली जाती है, जैसे देखिए ये वाला है ना। लेकिन कहाँ से, तो ये एक बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु से कौची होती है, प्रकाश की किरण निकालकर फैली चली जाती है। तो इस स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ आप सारी, जा चालू करो, लाइन दे ले। अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैली चले जाते उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, है ना। अब आइए अगला प्रश्न है कि समांतर किरणपुंज क्या है। समांतर में कहता है कि ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को ची होती है, समांतर, समानांतर, क्या होती है दूसरे के, समांतर होती है। और बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहते हैं। देखो समांतर किरणपुंज किसके माना जाता है, सूर्य के प्रकाश को, क्योंकि जैसी सूर्य के प्रकाश जब पड़ती है तो उसको जो किरण जो है वो किरण क्या एक दूसरे के समांतर पड़ती है, होती है। लेकिन बहुत दूर से आती है और दूसरे को ची होती है, वो समांतर होती है। से देखिए ऐसे एक दूसरे क्या होती है, वो समांतर, है ना। देखिए इस रूप में है, ये समांतर किरणपुंज है, ये क्या है, समांतर किरणपुंज है ना जी। इसलिए याद रखेंगे कि ऐसे प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे क्या रहेगा, समांतर, समांतर हाँ जैसे भी आपको, लेकिन वो समान होना चाहिए, चाहे तो सुता करके और चाहे तो खड़ी कर करके। तिरछा कीजिएगा तो फिर तिरछन हो गया, वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा वो। हाँ वो भी होगा, लेकिन थोड़ा समान को करना पड़ेगा, इक्वल होना चाहिए, बराबर लगे कि हाँ सब एक ही दिशा में भाग रहा है, सब एक ही बार लगा जा रहा है, एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। हो गया ये वाला। आप देखिए इसमें आगे पढ़ना है, अभिसारी है ना जी, हाँ अभिसारी है। अभिसारी में क्या है ना कि इस प्रकाश के किरणपुंज में जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर कुछ आकर मिलाती है, मिलती यहाँ होगा, कुछ हो गया आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि यहाँ देखिए बाबू, ये बात इसमें कह रहा है, ये कोई बिंदु है, ये क्या है, ये कोई बिंदु है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये कोई बिंदु है, तो ये बिंदुओं पर क्या होती है, आकर प्रकाश मिलती है। देखिए प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश क्या है, आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, एक बात ये होता है ना, देखिए एक बात इसमें ये कह रहा था, देखिए एक कारण है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई कुछ होता है, प्रतीत है ना जी, ये मिलती हुई प्रतीत भी होती है। प्रतीत करने का मतलब ये वाला आपका हो गया है ना। अब आकर जो मिल रही है वास्तव में, वो वास्तव वाला ही वाला हो गया, ये वास्तव वाला हो गया, ये क्या हो गया, ये प्रतीत हो रही है। ये किरणें जो आ रही है वो कुछ हो रही है प्रतीत, लेकिन वो वास्तव मान करके मिल रही है। समझ में आ रहा है, ये वाला इसमें अंतर है। अब कहता है कि अतः ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घट जाती है। देखिए ये वाला एडजेक्टिव में आता है कि किस किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घट जाती है, और जब ऐसे जब आता है तो दिमाग उड़ जाता है। बीच की दूरी ये वाला घटेगा ना। देखिए ये क्या हो रहा है ना कि एक बार आन करके मिल रही है, तो अगर बीच के कुछ होता है दूरी घटेगा ही घटेगा, क्योंकि इसका मेन वास्तव में मिल रहा है वो, तो दूरी तो क्यों होगा, घटेगा ना। जब किसी पर जान कर जब मिल रहा है वो प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर, तो अगर दूरिया कुछ ही होगा, दूरिया तो अपने आप घट जाएगा। तो ऐसा किस में होता है, अभी सारी किरणपुंज में होता है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए सब कुछ ठीक रहेगा, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ाता है कभी कभी। देखिए इसमें क्या है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी में अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए हम लोग एक करके पढ़ते हैं इसको। ठीक है, पहला है पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो कहता है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से कोची हो, पार कर जाता है ना। वैसे पदार्थ जिनसे होकर आसानी से प्रकाश क्या हो, पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं,
पारदर्शी, जैसे कि हवा में, पानी में और कांच में, इस सब में क्या होता है, आसानी से प्रकाश आर पार हो जाती है ना। इसको क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है ना। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा में है पारभासी। दूसरा में क्या है ना, पारभासी पदार्थ। कहता है वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग, प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, अपने में से होकर। लेकिन हाँ, प्रकाश के छोटा सा भाग को, प्रकाश के छोटा सा भाग मतलब हल्का सा प्रकाश ना, मतलब वास्तव में नहीं बात कर रहा, हल्का सा है आंशिक रूप से। तो एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे में घिसा हुआ कांच, जैसे में घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज और बैलून का रबर और क्या है, दूध। ये सब कैसा पदार्थ है, तो पारभासी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है। क्यों, तो क्योंकि इसमें से क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक छोटे से भाग को क्या करता है, अपने में से होकर जाने देता है, इसलिए वो क्या है, पारभासी पदार्थ है। अब देखिए इसमें है पारदर्शी का उल्टा होगा इसमें अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी। तो बस पारदर्शी का ही उल्टा है अपारदर्शी, है ना। देखिए क्या है इसमें कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, अपने में से होकर जाने नहीं देता। जैसे ईंट, टेबल, कुर्सी, घर, धातु, लोहा, ये सब क्या हो गया, अपारदर्शी। प्रकाश के भी इसमें होगा आसानी से पार नहीं, इसलिए इसमें कहता है ना कि अपने में से होकर नहीं जाने देता, तो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी कहलाएगा। देखिए इसमें हो गया, बाकी इसमें वही वाला जो पढ़ाए हैं पीछे। ठीक है, अब आइए इसमें आगे। इसमें कहता है कि अवतल लेंस, अवतल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को जानना है। तो कहता है इसमें कि अवतल लेंस का उपयोग नेत्र के निकट दृष्टि दोष को सुधारने में होता है। देखिए अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में करते हैं। निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं, देखिए निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है अवतल लेंस का। लेकिन एक क्या होता है ना, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि, हाँ, दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, इसमें होगा उत्तल लेंस। क्या होगा इसमें, देखिए 2 के 3, मैं बार बार सिखा रहा हूं, 2 के 3 और फिर 3 के 4, 2 के 3 और 3 के 4 याद रखने का सबसे जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, बाकी ज़्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए उत्तल लेंस का जो उपयोग जो होता है, जैसे आँख में ये वाला भी आता है कि मानव के आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो क्या बोलना है, उत्तल लेंस। और ये भी पूछा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, है ना, कौन लेंस होता है उसमें, तो उसमें भी कौन लेंस, उत्तल लेंस। तो ये सब थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि सब एक क्या बन जाता है ना, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो अब कहता है कि चश्मा में दोनों होता है, बट अगर निकट की दृष्टि दोष के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको ए रहेगा, है ना जी। अब अगर दूर के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें क्या रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। हाँ, जारा में तो दोनों रहता है उसमें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या नहीं दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा है कि दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे हम कैसे कहते हैं निश्चित की तो वो हिरात हुए करता है, नहीं वैसा नहीं होता, लगाना पड़ता है। कहता है कि कुछ लिखल है, प्रकाशिक यंत्रों में अवतल, देखो अगर प्रकाश यंत्र वाला में मशीन जो होता है उसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। लेकिन उत्तल लेंस का भी इसमें सहयोग होता है, मतलब उसमें दोनों रहता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में भी रहता है। अब देखिए इसमें है अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ना है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 3 विशेषता है। कितना विशेषता है, क्योंकि लेसन 1 में प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन दोनों है, तो इसमें
आहा, अभी समझ में आता है। ओहो, थोड़ा शुरू से रहल कीजिए। क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किन्हीं तीन विशेषता। पहला विशेषता है तीन को जो कि निम्नलिखित है। पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हेलो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और फिर क्या है कि प्रतिबिंब वास्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वास्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। देखिए, और इसमें एक और है कि इसमें एक और है ना कि हम वस्तु को समतल, किसी को वस्तु को मतलब देखने के लिए या तो से गाड़ी में तो रहे का समझ होता है, ऐसा ही आगे की ओर दिखता है। नहीं, गाड़ी बनाने में गाड़ी में आगे की ओर उस समतल रहता है, उस समतल है। चेहरा भी देखने में समतल का इसका उपयोग करते हैं। हाँ हाँ, वो भी होता है, लेकिन समतल भी उसमें रहता है। समतल मतलब समतल रहेगा, वैसा ही रहेगा समतल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? अरे दर्पण हो ना, आईना है ना, उधम उसी को लो इसमें। ठीक है, देख रहा है ना, आईना बड़ा का ना होता है आईना, उसको ले लीजिए, वो भी एक समतल है ना। तो क्या बता रहे थे इसमें? हाँ, इसमें क्या होता है ना कि हम, हाँ, दर्पण को हम जितना आगे रखेंगे ना वस्तु को, उतना ही दर्पण से क्या बनेगा? पीछे बनेगा वस्तु का इमेज। क्या बनेगा? पीछे बनेगा। इसलिए इस बात को भी याद रहे, क्योंकि इसका ये वाला क्या है ना, विशेषता है। अब आइए अगला प्रश्न है इसमें। अब देखिए, अब पढ़ना है क्या? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। क्या पढ़ना है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर पढ़ना है। तब आइए, कहता है पहला में है अवतल दर्पण। कहता है कि ऐसे गोलीय दर्पण यहाँ होगा, सुधार लीजिएगा। ऐसे गोलीय दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ, पृष्ठ के मतलब होता है सतह, है ना। तो बाहर सतह क्या हो? रजित रहता है। क्या रहता है? रजित रहता है। और प्रकाश का परावर्तन इनके भीतरी पृष्ठ से होता है। जैसे कि देखिए आपको हम बताते हैं ना। जैसे कि सबसे पहले क्या बनाइए, एक अवतल दर्पण बना लीजिए और इसके बाहर क्या कर दीजिए? रजित कर दीजिए। बाहर कह रहा है तो बाहर क्या कर दीजिए ना, रजित कर दीजिए। देखिए ना ना ना, वो देखो जी, सब समझ में चलाएगा। बताए थे ना, बताया गया है। देखिए अब इसमें क्या कहता है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो कहने होता है, भीतर होता है। से देखिए, देखिए ई जो है ना, ये बाहरी भाग है। ये कौन भाग है तो दर्पण के? अब ये जो है इसे अंदर का भाग है। ये कहाँ के भाग है? अंदर, मतलब वही भीतरी की बात कर रहा है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो होता है से कहाँ होता है? अवतल दर्पण के अंदर होता है। यहाँ देखिए, यहाँ जब कोई किरण जब आएगी, इसको नाम है आपतित किरण, और दर्पण से कुछ ही होगा, टकराएगा। और टकराने के बाद, अच्छा देखिए इसमें क्या बना दीजिए, एक प्रधान एच बना लीजिए, और यहाँ पी एफ, और यहाँ क्या है? सी ए। आप देखिए, हाँ देखिए कौन से किरणें हैं? आपतित किरण। आई जब टकराएगी, पता है किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। तो इसको नाम क्या होगा? परावर्तित किरण। तो कहीं न कहीं प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण के भीतर। बल्कि इतना कम से कम समझेंगे कि अगर जिस ओर रजित नहीं किया हुआ रहता है, उसी ओर क्या होता है? प्रकाश का, अब चाहे तो वो अवतल हो, चाहे तो वो उत्तल हो, बात सेम है। बात समझ में आ रहा है? विश्वास नहीं है? देखिए इसमें हम आपको आगे बताएंगे क्या है। हाँ, फोकस उससे क्या होता है? देखिए इसमें नोट में, देखिए इसमें नोट में हम एक बात बताते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, वक्रता, 2 मिनट। देखिए एक क्या है ना, फोकस दूरी, अभी क्या? वक्रता त्रिज्या। ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? दोनों कुछ होता है। ये वाला आता है, ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा
कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी होता है, वहां दे रहेगा ऋणात्मक धनात्मक दोनों की नोट, तो क्या करेंगे ऋणात्मक, लेकिन फोकस दूरी भी वक्रता त्रिज्या दोनों है। ठीक है, आप देखिए इसका हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कहता है ऐसा गोलीय दर्पण जिसका भीतरी पृष्ठ, इसका देखिए उसमें बात करता बाहरी, किसमें बात कर रहा है, तो आइए हम लोग पहले को बनाते हैं क्या, अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण है, क्योंकि अंदर में कुछ ही हो रहा है, रजित हो रहा है ना, ये अंदर का भाग है। कहता है भीतरी मतलब अंदर होता है। ठीक है, तो भीतरी पृष्ठ को कुछ किया गया है, रजित किया गया है। क्या किया गया है इसको, देखिए रजित रहता है, और प्रकाश का जो परावर्तन जो होता है कहाँ होता है, बाहरी पृष्ठ की ओर। तो इसमें भी क्या होगा ना, एक अक्ष होगा, उसको बोलेंगे प्रधान अक्ष। देखिए इसमें क्या होगा, एक प्रधान अक्ष, ऐसे में क्या होगा ना पी एफ, और पी क्या है, वक्रता केंद्र मतलब कि सी। जैसे कि इसमें देखिए देखिए यहाँ पे क्या है ना, कोई प्रकाश आ रही है, किरणें आ रही है, इसको नाम क्या है, आपतित किरण। ये जो किरणें आ रही है, इस कौन किरणें हैं, आपतित किरण। अब ये दर्पण से टकराई, और टकरा किससे गुजरेगा, ये उल्टा है ना ये वाला, तो प्रतीत होता है, यहाँ प्रतीत होगा, यहाँ इधर आता है ना, तो देखो ना बताते हैं ना, ये एफ है और ये क्या है, देखिए ये गुजरे किससे, फोकस से, लेकिन ये प्रतीत न होगा, ये कोची होगा, प्रतीत हो। देखो यहाँ पे देखो उल्टा होता है, उसका अवतल को उल्टा होता है ये वाला। देखिए अब यहाँ से कोची होगा, कहाँ आएगा वो, ये वाला ना, हाँ देखिए, हाँ ये बात लेकिन सही है, ये नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए इसको नाम, हाँ इसमें लेकिन ये लेकिन ना होगा, बात लेकिन सही है, इसमें उल्टा पड़ गया था। अच्छा ठीक है, रेज हो गया हो, कोई बात ना है, हाँ ये सही है। आप देखिए इसको, देखिए ये जो किरण जो आ रही है, इसको नाम है आपतित किरण। आई टकरा का जो ने गई ना, इसको नाम है, परावर्तित किरण। कौन किरण है, परावर्तित किरण। देखिए अवतल दर्पण के को हम ये बात बताए थे, फोकस दूरी, और क्या बताए थे, वक्रता। अवतल में क्या था, नेगेटिव था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव, मतलब क्या, प्लस। कहाँ पर ये वाला, फोकस दूरी, ये वाला ना, ये छोटका एफ है ये। ठीक है, ये वाला होता, ये वाला आता है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होता है, वहां दे रहेगा धनात्मक ऋणात्मक दोनों की नोट, तो जानिएगा तब तो काम कीजिएगा। हाँ इनॉर्मिकल में बताएंगे, नॉर्मिकल आगे वाला में। हाँ क्योंकि देखिए इसमें कुछ कुछ नियम है ना, प्लस माइनस के अनुसार, अगर वो एक जहाँ मिस्टेक कर दीजिएगा तो फिर आपको आंसर सही आएगा ही नहीं, वो फिर गलत बन जाएगा, तो बन जाएगा फिर चैलेंज, इसलिए जानना जरूरी होता है। और फिर आगे कई और बताया गया ये वाला मैटर को। ठीक है, अब आइए इसमें हो गया है। अब देखिए हमको इसमें अब आगे बढ़ना है। कहता है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के, हाँ कुछ नहीं, दर्पण के सामने यहाँ होगा, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने क्या होता है, वास्तविक, लेकिन किस में, अवतल दर्पण में। लेकिन उल्टा है उत्तल दर्पण में, कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे, सामने मतलब इसमें जब आगे है वास्तविक, तो इसमें कहाँ होगा, लेकिन पीछे तो होगा, दर्पण के पीछे होगा, लेकिन वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक के कार नाम कौन सी है, आभासी। क्या नाम है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा और है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है
कि वस्तु की स्थिति के अनुसार अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक। देखिए, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक या, ये बताइए कि इतना हम वास्तविक या काल्पनिक। अच्छा ठीक है, कहता है क्या वर्धित हरासित, हरासित या समान साइज का। देखो मतलब साइज, हाँ यहाँ लिखल है हासित मतलब कैसा, यहाँ देखो ना वास्तविक और जो काल्पनिक था बड़ा छोटा दोनों है उसमें। हाँ यहाँ देखिए वास्तविक और काल्पनिक था बड़ा छोटा और बराबर तीनों इसमें हो जाएगा। कहता है यह सीधा और उल्टा होता है। कैसा होता है, सीधा और, मतलब दोनों है, सीधा भी और कैसा है, उल्टा है। देखिए वास्तविक है तो सीधा है, काल्पनिक है तो उल्टा है ना। आए वास्तविक है तो उल्टा और काल्पनिक है तो सीधा। कहता है इसके विपरीत क्या कुछ होता है, उत्तल में क्या होता है कि बना प्रतिबिंब हमेशा कुछ होता है काल्पनिक सीधा, और क्या होता है हाश्रित होता है, जो उत्तल दर्पण के पीछे और उसकी मुख फोकस के हाँ अंदर नहीं बनता है। ये बताए थे हम, कहाँ बनता है, मुख फोकस के अंदर बनता है ना। आप देखिए इसमें पढ़ना है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, और अवतल लेंस को अवसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसमें कहता है, देखिए यहाँ पे एकागो आ चुका है, उसमें आ गया होगा एकागो, कोई बात नहीं है। देखिए उत्तल लेंस, सवाल है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, आइए जानते हैं। कहता है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें समांतर किरण आपतित होती, देखिए ये कौन सी किरणें हैं, ये समांतर किरणें, ये कौची हो रही है, आपतित। ये किरणें क्या हो रही है, आपतित, है ना। कहता है कि तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से कुछ ही कर रहा है, अपवर्तन के मतलब टकराने के बाद बात कर रहा है, टकराता है ना ओकर बाद, तो अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। अपवर्तन के बाद समांतर किरणें क्या हो रही है, ये सब क्या हो रही है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर कुछ हो रही है, मिल रही है। तो इससे स्पष्ट यह होता है कि उत्तल लेंस का समांतर किरणें को है ना अभिसरित, मतलब कि अभिसरित करता है, मतलब उसे मिलाने का वो काम कर रहा है। क्यों चीज कर रहा है, मिलाने का वो काम हो रहा है। तो इसी गुण के कारण हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस को, मतलब किसको कहेंगे, यही गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसमें एक गुण खाली पकड़िएगा, ठीक है, कि एक गुण क्या पकड़ना है, गुण क्या पकड़ना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, किसी को कैसे तुरंत मतलब बोलना है, समझाना कैसे है, या कुछ नहीं आ रहा तो वहाँ लिखना कैसे है। तो एक बात याद रखना है कि जब भी अगर प्रकाश की समांतर किरणें, प्रकाश की समांतर किरणें कहाँ पड़ता है, उत्तल लेंस पे, तो अपवर्तन के बाद क्या होता है ना कि वही समांतर किरणें सब आन करके कुछ होती है, मिल जाती है, मिल जाती है मतलब कुछ अभिसरित होती है। तो यही कारण से जो मिल रही है इन किरणें, ये बहुत बड़ा पॉइंट, जो ये मिल रही है इन किरणें, इसी के वजह से क्या होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि समांतर किरणें अपवर्तन के बाद कुछ होती है, एक बिंदु पर करके सभी किरणें मिल जाती है। इसका मेन गुण यही है, मेन गुण जो कि आपको इमेज में दिख रहा है ना। अब इसमें है, अब देखिए एक उसमें आता है, ये अवतल लेंस है, ये कौन सी लेंस दिख रहा है, अब है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों, इसका भी कुछ गुण है। कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ रही है, अवतल लेंस, ये क्या है, अवतल लेंस है, किरणें कहाँ पड़ रही है, ये देखिए सब किरणें है ना जी, ये देखिए का सब किरणें कहाँ पड़ रही है जी, अवतल दर्पण ना अवतल लेंस है।
तो कहता है कि लेंस या अपवर्तन के बाद, यहाँ बद नहीं बाद होगा, बाद ये समांतर किरणें आपस में फैलती जाती है, उसका उल्टा हो रहा है, उसमें सट रहा था जिसमें हट रहा है। उत्तल लेंस में क्या हो रहा था, सभी किरणें अपवर्तन के बाद सट रहा था, लेकिन यहाँ कुछ हो रहा है, सभी हट रहा है। देखिए जो कार आपस में कुछ हो रही है, फैलती जाती है। देखिए किरणें फैलती जाती है, देखिए किरणें फैल रही है, किरणें क्या हो रही है, फैल रही है। कहता है कि अवतल लेंस प्रकाश की समांतर किरणें को, अवतल लेंस जो है वो प्रकाश की समांतर किरणें को क्या करती है, अपसारित करती है। क्या करती है, तो इसी गुण के कारण हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अच्छा, उत्तल लेंस में कुछ हो रहा था, उत्तल लेंस से प्रकाश की समांतर किरणें कुछ हो रहा था, हाँ एक बिंदु पर मिल रही थी, मतलब अभिसरित हो रही थी, है ना, इसलिए चलो क्लियर है इसमें। और फिर बाकी फिर आपको मिलेंगे हम इस रेस के अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी इसमें आज के लिए अगर हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को शेयर जरूर करें, और M2 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों के पास शेयर करें, पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो भी क्या हो ना सीख सके सबसे सरल भाषा में, आसान भाषा में, ठीक है। चलिए आप सभी को बाय।